देखो नेक्स्ट आज हमें डिस्कशन करना है एस ब्लॉक पर। तो क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे, जो थोड़े से बातें भूल जाते हैं उस पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है द नंबर ऑफ बाइकार्बोनेट्स that do not exist in solid form among the following is our। ऐसे कौन कौन से सॉलिड है बाइकार्बोनेट हैं जो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। योर ऑप्शंस आर LiHCO3, NaHCO3, KHCO3, RbHCO3, CsHCO3। तो एल्कली मेटल के बाइकार्बोनेट लिए BeHCO3 whole twice, MgHCO3 whole twice, CaHCO3 whole twice, SrHCO3 whole twice, and BaHCO3 whole twice। और इसमें एक और ले सकते हैं NH4HCO। So basically there are 11 bicarbonates, mostly alkali metal के bicarbonate, alkaline earth metal के bicarbonate, and ammonium bicarbonate। So I have given 11 bicarbonates। आपको ये बताना है कितने ऐसे हैं जो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। सॉल्व करो इसको। हाँ, इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोग का। करेक्ट आंसर विल बी 6। देखो होता क्या है, समझना जरा ध्यान से, जो की पॉइंट याद रखना है। एल्कली मेटल बाइकार्बोनेट आर solids except LiHCO3। Rest all other bicarbonates not exist in form of in solid। तो इसका एक्सेप्शन है NH4HCO3। देखो सीधी सीधी बात है, ये आपका सॉलिड नहीं होगा, ये चारों आपके सॉलिड्स होंगे। ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है, और ये सॉलिड होता है। ये सब सॉलिड नहीं होंगे।
और NH4HCO3 सॉलिड होता है। तो क्वेश्चन ये था कि कितने ऐसे हैं जो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 विल बी योर करेक्ट आंसर। इसमें बेटा किसी को कोई तकलीफ है? की पॉइंट ये है कि एल्कली मेटल जितने भी बाइकार्बोनेट होंगे, लिथियम बाइकार्बोनेट को छोड़ के सब सॉलिड होंगे, और कोई भी मेटल बाइकार्बोनेट हो, ना केवल अल्कलाइन अर्थ मेटल का, कोई डी ब्लॉक का भी होगा, वो सॉलिड में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो बेसिकली 5 ये 4 ये सोडियम से लेके सीजियम और एक अमोनियम, ये 5 होते हैं जो सिर्फ सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी एक भी बाइकार्बोनेट ऐसा नहीं होता है जो सॉलिड में एग्जिस्ट कर सके। तो इसमें किसी को कोई तकलीफ? बाकी सब या तो सॉल्यूशन फेज में एग्जिस्ट करते हैं या लिक्विड फेज में। अब देखो जरा एक और इम्पोर्टेंट बात, एनाइन ऑफ KHCO3, RbHCO3, CsHCO3 forms a dimeric anide. डाइमेरिक एनाइन कैसे होता है? देखो, ये है बाइकार्बोनेट, और एक बाइकार्बोनेट आयन ये है। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये इस फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए सॉलिड KHCO3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वो इस तरीके से होगा, एक K प्लस ऐसे होगा, एक K प्लस ऐसे होगा, और 2 KHCO3 इस तरीके से डाइमेरिक फॉर्म में होगा। तो दिस कैन बी K प्लस, दिस कैन बी Rb प्लस, दिस कैन बी CS प्लस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जो एनाइन होता है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के बाइकार्बोनेट में, वो कैसा होता है? डाइमेरिक। और अगर बात करी जाए NaHCO3 का, तो इसमें पॉलीमेरिक चेन होता है। क्या होता है? पॉलीमेरिक चेन। कैसे होगा पॉलीमेरिक चेन? इस तरीके, ये OH, ये O माइनस, इस तरीके से ये हाइड्रोजन से जुड़ेगा, ये आ गए O माइनस से, फिर ये हाइड्रोजन से, ये बात आपको याद रखनी है। तो दोनों में, इन दोनों में एनाइंस में क्या होता है? एनाइंस विल हैव very good H bonding. In case of NaHCO3 or KHCO3, etc. ठीक है, अब अगर आपको एक इंफॉर्मेशन दूं, जो NH4HCO3 होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो 41.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो NaHCO3 है उसका मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, और जो KHCO3 है उसका 292 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। मतलब देखो, NaHCO3 is close to 50 बट स्टिल रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड ही होगा। सेम अमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ है।
और KHCO3 वगैरह का बहुत ज्यादा है, मतलब इनका जो फ्यूजन होगा या इनका जो मेल्टिंग होगा वो थोड़ा कठिन होगा। क्लियर है इतनी बात? यहाँ पे मैं एक और इम्पोर्टेंट बात ऐड करूंगा। एक इम्पोर्टेंट बात क्या ऐड करूंगा, देखो जरा। अच्छा, कार्बोनेट्स जो होंगे वो सब सॉलिड होंगे, ठीक है। All carbonates of first and second metal are solid at room temperature. ये सब सॉलिड होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ? ये जो इंफॉर्मेशन है उसमें कोई डाउट किसी को? और NaHCO3 का एक नेम भी इंपॉर्टेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। व्हाइट कलर के होते हैं तीनों, व्हाइट कलर के सॉलिड होते हैं तीनों, जो सॉलिड होते हैं ना, व्हाइट सॉलिड होते हैं तीनों। बेकिंग सोडा आपने देखा होगा, उसी तरीके के क्रिस्टल दिखते हैं सबको। ऑल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आर वाटर सॉल्युबल। ये पॉइंट एक और ऐड कर सकते हैं यहीं पे। फर्स्ट एंड सेकंड ये जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होंगे वो वाटर सॉल्युबल होंगे। फर्स्ट एंड सेकंड के जो कार्बोनेट्स होंगे, बाइकार्बोनेट्स, वाटर सॉल्युबल होंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख सकते हैं। among the following elements among the following elements among the following elements question number 2, among the following elements the number of elements the number of elements the number of elements those releases H2 gas on a reaction with NaOH। NaOH के साथ रिएक्शन करने पर, देखो NaOH काफी इंपॉर्टेंट है इस ब्लॉक में। हाइड्रोजन गैस कौन कौन देगा? योर ऑप्शंस आर बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, एसएन, सोडियम, पोटेशियम। NaOH में सोडियम का कोई मतलब नहीं। एक आप ले सकते हो BaSR। NaOH के साथ रिएक्शन करने पर कितने एलिमेंट हैं जिनमें आप NaOH डालोगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा? बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, स्ट्रोंशियम, बेरियम। दिस इज SN, दिस इज tin, Ba and SR।
और आप पीवी भी ले सकते हैं। अच्छा, इसमें 6 कैसे आया आपका आंसर? सर बेरिलियम रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा, बोरॉन रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम कैल्शियम नहीं करते हैं, जिंक टिन करेंगे, और फिर लेड करेगा। करेक्ट। इसमें क्या की पॉइंट बनाया आपने? सर ग्रुप टू मेटल्स में बस बेरिलियम रिएक्ट करता है, फिर बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप रहता है तो एल्यूमिनियम भी रिएक्ट करेगा, फिर बोरॉन कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करता है, और जिंक टिन लेड आर एम्फोटेरिक मेटल्स। करेक्ट। नहीं, बेसिकली देखो, एल्यूमिनियम इज आल्सो एम्फोटेरिक, बेरिलियम इज आल्सो हैविंग इट्स ऑक्साइड एम्फोटेरिक। देखो सुनो, ऑन रिएक्शन विद NaOH, अगर NaOH के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और अगर वो H2 गैस दे रहा है, तो इसका मतलब पता क्या है? NaOH है ना, NaOH के साथ रिएक्शन करने पे अगर कोई हाइड्रोजन गैस दे रहा है, इसका मतलब ये है कि या तो वो एम्फोटेरिक मेटल हो, बोलो, या फिर मैं ये बोलूंगा मेटल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगर कोई एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मेटल है, तो देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन करके H2O निकालता है। अगर आप ये रिएक्शन अपन ने देखी है, अगर आप ZnO की बात करो NaOH के साथ, तो बना था Na2ZnO2 प्लस H2। ये वीडियोस आप एसिड बेस वाले देख चुके होंगे ना, बोलो। हाँ सर। उसके बाद सॉरी, यहाँ पे क्या है, अगर ऑक्साइड है तो यहाँ ऑक्साइड, और अगर आपने जिंक लिया है Na2ZnO2, सॉल्ट सेम बनेगा बट यहाँ हाइड्रोजन लिबरेट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ऐसे याद रखो, एक तो बेरिलियम का जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक होता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, Zn का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, Sn का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, Pb का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। और मैंने इसको रटने का तरीका बताया था आपको, जनाबे अली ने बेकार गाए दो दो पंजाबी सॉन्ग। जनाबे मतलब Zn, अली मतलब Al, बेकार मतलब BENCR, गाय मतलब GA, दो दो पंजाबी सॉन्ग मतलब दोनों PB दोनों Sn, प्लस V2O5 प्लस ऑक्साइड्स ऑफ सेमी मेटल, ये आपके एम्फोटेरिक होते हैं। इससे आपके 5 आ जाएंगे। प्लस ये आपको मालूम है कि इसमें तो वैसे भी बेसिक कैरेक्टर है, ये तो वैसे भी नॉन मेटल है बेटा, ये सुन लो। बोरॉन का रिएक्शन अगर आप NaOH से, क्या मतलब कोई भी नॉन मेटल से कराओगे तो रिएक्शन होता है। तो ठीक है, अगर आप रिएक्शन लिखना चाहते हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, बोरॉन प्लस कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, और इसका ये एमोर्फस फॉर्म रिएक्ट करता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म रिएक्ट नहीं करता, एमोर्फस फॉर्म करता है। तो क्या हो जाएगा, Na3BO3 प्लस हाइड्रोजन। तो थोड़ा सा ट्रिकी इसमें यही था बोरॉन। बाकी एल्यूमिनियम, बेरिलियम, इनमें देखो होता क्या है कि वैसे इसमें लेयर होता है Al2O3 का, ठीक है, तो वो हवा पानी से रिएक्टिव नहीं होता है बट एसिड बेस से रिएक्टिव होता है। कुछ बच्चे यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगा जाते हैं कि सर एल्यूमिनियम तो पैसिव मेटल हो जाता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन करके
सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है, ठीक है। एंड बेरिलियम में भी ये रिएक्शन होती है। तो बड़ा फेयर क्वेश्चन है और इसका आंसर 6 है। हाँ, फर्स्ट ए मेटल में कोई रिएक्शन नहीं करेगा NaOH के साथ। सेकंड ए में बेरिलियम करता है, बाकी कोई नहीं करता है। और उसके बाद अगली फैमिली में मोस्टली जो नॉन मेटल्स हैं वो तो करते ही हैं, या जो एम्फोटेरिक मेटल है एल्यूमिनियम वो भी करता है। इस तरीके से आप इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। इसका आंसर 6 आएगा। मतलब पॉइंट यही याद रखना है कि एम्फोटेरिक मेटल हो, ठीक है, या तो एम्फोटेरिक मेटल हो और फर्स्ट ए में कोई नहीं, सेकंड ए में बेरिलियम और थर्ड ए में तो एल्यूमिनियम और ये सब करते ही हैं, बोरोन। आपको बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। अब मैं ये दो दो एलिमेंट ही लिख रहा हूँ बिकॉज वो समझ आ जाएगा नहीं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें LiH से लेके CSH तक है बेसिकली, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये BeSO4 से लेके BaSO4 तक। थर्ड में BeCO3 से लेके मतलब बेरिलियम से बेरियम, यहाँ लिथियम से सीजियम, यहाँ लिथियम से सीजियम, यहाँ पे लिथियम से सीजियम, और ये एक्चुअली में सुपर ऑक्साइड मैंने आपको बताया था। सुपर ऑक्साइड मैंने आपको बताए थे। अच्छा, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको एक बात बताई थी कि एल्कली मेटल में जो लिथियम होता है उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर ऑक्साइड बनता है, सोडियम का और ऑक्साइड बनता है, बेटा ये बताया था ना। और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का सुपर ऑक्साइड बनता है, ठीक है। प्लस सेकेंडरी मेटल में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इनका ऑक्साइड बना था और बेरियम का परऑक्साइड बना था। तो मालूम है ना, ये अपन देख चुके हैं ना बेटा। ये क्वेश्चन मैंने लिया था ना क्लास में। हाँ सर। तो इसमें क्या याद रखना था कि लिथियम का ऑक्साइड, सोडियम का परऑक्साइड, बाकी तीनों का सुपर ऑक्साइड, और शुरू के 4 में सेकंड मेटल में, फर्स्ट 4 में ऑक्साइड और लास्ट वाले में परऑक्साइड। सर इसमें एक डाउट था। हाँ बोलो। सर जो नोट्स आपने भेजे एक्स ब्लॉक के वो कल पढ़ रहा था, तो उसमें दिया है कि स्ट्रोंशियम और बेरियम दोनों ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं पेरोक्साइड देने के लिए। हाँ नहीं, स्ट्रोंशियम में बेटा होता क्या है, दोनों बनते हैं, ठीक है। स्ट्रोंशियम में दोनों बनते हैं बट वी विल गो विद ऑक्साइड। ओके सर। जो ऐसे क्रिटिकल केसेस होते हैं ना बीच वाले, जहाँ पे चीजें चेंज होती हैं, वो एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं। ओके सर।
ये सॉल्व करो। अच्छा, थर्मल स्टेबिलिटी का आपको एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट मालूम है क्या? कोई भी क्वेश्चन आ जाए थर्मल स्टेबिलिटी का और एक सिंगल लाइन से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो वो स्टेटमेंट मालूम है क्या आपको किसी को? जेडली में एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट दिया है। लार्ज एनायन हो तो नीचे जाने से स्टेबिलिटी बढ़ती है और स्मॉल हो तो घटती है। सो नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लार्ज? आप किसको लार्ज बोलोगे? सर जनरली Polyatomic. मल्टी एटॉमिक एनायन। क्या? पॉलीएटॉमिक एनायन। तो आप OH माइनस को क्या बोलोगे? स्मॉल। 7 था 8 टॉल ले लेते हैं। LiOH से CSOH। 9 LiCl2 CSCl। ठीक है, देखो जेडली में जो दिया है अपन तो वही मानेंगे। देखो जरा ध्यान से, अब जो मैं बात आपको बता रहा हूं दैट इज वैलिड ओनली इन थर्मल स्टेबिलिटी, कहीं और मत लगा देना। ये जो बात मैं बता रहा हूं सिर्फ आप थर्मल स्टेबिलिटी में यूज करो। देखो जेडली में एक स्टेटमेंट लिखा है और उसमें 50 के आसपास एग्जाम्पल भी दिए हैं, सब में वैलिड होता है। देखो जरा, अगर on moving down the group, thermal stability increases. On moving down the group, thermal stability increases if anion is polyatomic. पॉलीएटॉमिक मतलब उस एनाइन में एक से ज्यादा एलिमेंट हो। On moving down the group, thermal stability decreases if anion is मोनोएटॉमिक। बेटा उसमें आयोडाइड तक का एग्जांपल दिया है। आयोडाइड को क्या लिया है? मोनोएटॉमिक। हाइड्रोक्साइड को क्या लिया है? पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक मतलब एक से ज्यादा एटम। बिल्कुल आपको यही बात यूज करनी है, ठीक है। ये बात अगर आपकी गड़बड़ भी होगी तो जेई में नहीं आएगा, ठीक है, जेई में नहीं आएगा। आपको थर्मल स्टेबिलिटी के कहीं भी क्वेश्चन मिलते हैं, आप ब्लाइंडली इनको फॉलो करना, बट ये मत सोचने लगना कि मूविंग डाउन द ग्रुप मोनोएटॉमिक छोटा होता है ना, वो सब हमें इससे एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ आंसर चाहिए। तो बताओ यहाँ पे जो एनाइन है वो कौन सा है? हाइड्राइड आयन H माइनस, मोनोएटॉमिक है, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा।
सर ये सिर्फ एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए या सब ब्लॉक्स के लिए सब मोस्टली थर्मल स्टेबिलिटी बेटा पूछा जाएगा आपसे एस ब्लॉक के एलिमेंट के लिए ही। उसमें जो एग्जांपल्स दिए हैं मोस्टली, ठीक है, जिनमें ये बातें वैलिड है वो थर्मल मतलब एस ब्लॉक का ही दिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ हाँ, अब देखो आगे यहाँ से लेके यहाँ तक, अब एनाइन कैसा है, बड़ा, तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा, समझ गए। यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे। अब बताओ ऑक्साइड में मोनो एटॉमिक या डाई एटॉमिक? ऑक्साइड इज मोनो एटॉमिक तो डिक्रीज होगा। सुपर ऑक्साइड इज पॉली एटॉमिक, सुपर ऑक्साइड इज O2 माइनस तो इंक्रीज करेगा। हाइड्रोक्साइड पॉली एटॉमिक इंक्रीज करेगा। क्लोराइड मोनो एटॉमिक डिक्रीज करेगा। बेटा थर्मल स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको, ये मंत्र यूज करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं बट उससे सिर्फ आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है, और हम उस लेवल पे तो नहीं जा सकते हैं कि सारे फैक्टर्स कंसीडर करके। तो हमें क्या होता है कि कौन से क्वेश्चन को कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थर्मल स्टेबिलिटी, अब यार जेडीली में जितने एग्जाम्पल दिए हैं आप वो देखोगे तो सब में ये रूल लगाने से आपके आंसर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से और जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी ये वैलिड है। एक्चुअली में इसका जो सही एक्सप्लेनेशन है ये ऐसा नहीं है ये हर जगह वैलिड होगा, ठीक है, मतलब देयर कैन बी अ लॉट ऑफ एक्सेप्शन। बेसिकली दिस इज बेस्ड ऑन HAHB एंड SASB थ्योरी, हार्ड एसिड हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस। बट क्या है कि जो हार्ड एंड सॉफ्ट थ्योरी है, जो ये थ्योरी है ये अपने जेई एडवांस के सिलेबस के बाहर है। अदरवाइज क्या होता है, एक प्रॉपर समझना, प्रॉपर एक लिस्ट होता है हार्ड एसिड्स का, हार्ड एसिड्स का, ठीक है, प्रॉपर एक लिस्ट होता है हार्ड बेसिस का, और एक प्रॉपर लिस्ट होता है बॉर्डरलाइन एसिड और बेस का। तो होता क्या है, हार्ड का हार्ड के साथ जो लैटिस बनता है वो बहुत मजबूत होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर लिस्ट है बट क्योंकि ये अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसलिए इससे काम चलाते हैं। और जब ये सिलेबस में नहीं है तो इसमें कहाँ गड़बड़ होगा, कैसे गड़बड़ होगा, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, ठीक है। इसलिए जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, वो इसी हिसाब से दिए हुए हैं जेडीली में, वो उनमें ये वैलिड होता है बट उसमें वही एग्जाम्पल दिए हैं जिनमें ये फंडे लगते ये इसके हिसाब से और इसके हिसाब से सही आ जाए। बात समझ आ गई? जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन इन सब चीजों का आता है वो आता है इस थ्योरी से जो कि अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। कभी अगर अपन को मौका मिलेगा, अपने पास बहुत ज्यादा टाइम होगा, अपन कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस पर देख सकते हैं, ठीक है, मतलब अगर आपको आइडिया हो। बट ये वही बात है जस्ट लाइक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, है ना, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड विद द जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, एवरीथिंग इज, बट क्या है कि उस सेंस में अगर आप जाओगे तो हमें डेवलप करने के लिए बहुत सारे आवर्स लग जाएंगे, ठीक है, तब जाके वो डेवलप हो पाएगा। तो इसलिए अभी अपन इसको होल्ड करते हैं, अगर कभी टाइम मिलेगा तो इस पर मैं जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है बट अच्छा है। द परसेंटेज ऑफ वाटर लॉस when gypsum is heated to get POP. बहुत आसान है बट बहुत इंपॉर्टेंट, आसान बहुत है बट इंपॉर्टेंट बहुत है। देखो जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2, ना, जिप्सम यही होता है। और POP क्या होता है, CaSO4.12H2। इसको हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, या फिर कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है CaSO4 whole twice.1H2।
ये किसी को टेम्परेचर याद है क्या, कितने टेम्परेचर पे बनता है? 393। 120 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो ये बनता है पीओपी। तो एक्चुअली में ये सॉलिड होता है, पर कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर होते हैं, सो देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड 2000 ऑफ डबल ऑफ H2O। तो होता क्या है कि ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। अब इससे कितना परसेंट वाटर निकल रहा है, कितना निकला? 3/2 निकला, कितने में? 2 में। तो समझ गए ना। सो दिस इज 3/4 into 100, that is 75% वाटर लॉस होता है। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा, बोलो। अच्छा, अब एक आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ इसी में, जिप्सम और पीओपी में, जो नॉर्मली बच्चों को पता नहीं होता है। देखो ये तो मालूम ही है आपको, अगर इसको 220 हीट कर देंगे तब क्या बनेगा बताओ? अगर इसको 220 हीट कर देंगे तो बोलो। CaSO4 एनहाइड्रस, बोलो बेटा। इसको क्या बोलते हैं? डेड वर्न प्लास्टर। ये तो मालूम होगा ना। हाँ सर। ठीक है, तो जिप्सम को अगर आप 120 गर्म करोगे तो पीओपी बनता है। इसको हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं, हेमीहाइड्रेट। हाफ H2O होता है, उनको हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। और 220 गर्म कर दोगे तो ये कंप्लीटली पानी लूज कर देगा और CaSO4 बनाएगा, जिसको बोलते हैं डेड वर्न प्लास्टर। ठीक है, अब देखो जरा, मैंने आपको नोट्स भेजे हुए हैं, नोट्स आप ओपन करो और एक उसमें टर्म दिया हुआ है सेटिंग ऑफ पीओपी, उसको एक बार आप 2 मिनट रीड करो, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करें। सेटिंग ऑफ पीओपी, तो एक बार और देख लो इसको। CaSO4.2H2O, इसको जिप्सम कहते हैं और इसका जो फॉर्म होता है मोनोक्लिनिक फॉर्म में ये इनिशियली रहता है। जब इसको हम हीट करते हैं तो इसका एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है हीट करने पे, जस्ट हीट करने पे। और जब 120 हीट कर देते हैं तो ये पीओपी बन जाता है, CaSO4 होल ट्वाइस डॉट H2O और CaSO4 हाफ H2O, जिसको हम पीओपी कहते हैं। और जब 200 से 220 गर्म करते हैं तो इसको वंड प्लास्टर बोलते हैं, पूरा पानी लूज कर देता है और ये प्लास्टर पूरा वंड प्लास्टर कहलाता है। और इसको अगर आप 1100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर दोगे तो आइडियली सल्फेट में क्या होता है, सल्फेट कैटेगरी बी का सल्फेट है, तो मेटल ऑक्साइड प्लस SO3, बट 800 के ऊपर SO3 SO2 प्लस O2 में ब्रेक हो जाता है। तो ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, हीटिंग वाला पार्ट। रिवर्स, अब जब पीओपी में आप पानी डालते हो तो उसको बोलते हैं सेटिंग ऑफ प्लास्टर। तो पानी डाला तो पहले, अब पीओपी में अगर आप पानी डालोगे तो पहले मिलेगा आपको ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म, फिर मिलेगा आपको मोनोक्लिनिक फॉर्म। क्लियर है? और ये जो सेटिंग ऑफ प्लास्टर है, सेटिंग ऑफ पीओपी, कैटलिस्ट का काम करता है NaCl। NaCl अगर आप डाल दोगे तो ये रिएक्शन फास्ट होने लगेगी, ठीक है, एक्सेलरेट कर देगा, सेटिंग ऑफ पीओपी फास्ट हो जाएगा। और एलम्स और अगर बोरेक्स डाल दोगे तो ये स्लो हो जाएगा। तो रिटार्डेशन अगर करना है तो एलम्स और बोरेक्स, और अगर आपको एक्सेलरेट करना है तो NaCl। So this is all about CaSO4.2H2, gypsum, POP और वंड प्लास्टर। उसमें जो आ सकता है सेटिंग ऑफ पीओपी, दिस इज द मैक्सिमम, जो एडवांस में इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब देखो, अगर इस तरीके के टाइम पास क्वेश्चन आते हैं तो आप बड़े इजीली कर लोगे। द रेशियो ऑफ
number of the ratio of number of water of crystallization in gypsum and that in POP is कितना आएगा आंसर? तो जिप्सम में अगर पर मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखोगे तो कितने हैं? 2 और पीओपी में पर मोल कितने हैं? 1/2. सो दिस रेशियो विल बी 4. कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? बेटा हो जाएंगे ना इस टाइप के क्वेश्चन? हाँ सर। अच्छा, आपने एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली जेई में आया था, एक क्वेश्चन रिसेंटली जेई में आया है, the number of rings formed in CaEDTA 2-. हाँ, बताओ जरा इसका। ये जेई में अभी आया हुआ है, आ चुका है ये क्वेश्चन जेई में। कितना आ रहा है आंसर? ये होता है बेटा EDTA, एथिलीन डाइअमाइन। होता क्या है? ये होता है एथिलीन डाइअमाइन। यस और नो? ये तो बाइडेंटेड होता है अभी, एथिलीन डाइअमाइन। फिर इनमें क्या होता है? एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। तो इन चारों हाइड्रोजन की जगह क्या डालते हैं? इन चारों हाइड्रोजन की जगह डालते हैं एसीटेट आयन। ठीक है, क्या डालते हैं? एसीटेट आयन। तो ये इस तरीके से बन जाता है, एक ये एसीटेट, ये एसीटेट, ये एसीटेट, ये एसीटेट। तो इस पूरे को बोलते हैं EDTA 4-। ठीक है, और ये कैल्शियम 2+ के साथ है, ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा? हेक्साडेंटेड होगा या नहीं? बोलो, ये बताओ भाई। ये अगर हेक्साडेंटेड अगर ये है तो Ca2+ के साथ ये कैसे बनाएगा? एक तो देखो ये देगा इलेक्ट्रॉन, एक ये देगा, एक ये देगा, एक ये देगा, एक ये देगा और एक ये देगा। बताओ कितनी रिंग्स बनेंगी इसमें? ये जेई में आ चुका है।
consider only 5-membered ring. ठीक है, तो अगर 5-membered ring देखनी है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये कैल्शियम तो देखो होगा ही, एक नाइट्रोजन, एक इस नाइट्रोजन के साथ ये वाली एक रिंग हो गई, ये हो गई, समझ गए। इस नाइट्रोजन के साथ ये 2 रिंग होंगी, बोलो, और एक इस नाइट्रोजन के साथ होगी। बेटा समझ पा रहे हो ना, ये 5-membered है, देखो ये 5-membered है ना, और ये 5-membered है, तो यहाँ पे दो यहाँ पे और एक बीच में, तो नंबर ऑफ 5-membered रिंग कितनी आएंगी, 5। क्लियर है बेटा ये बात। जेई में 5-membered रिंग ही पूछी गई थी। उसके बाद देखो जरा, लिथियम इज अ ओनली एल्कली मेटल which reacts with नाइट्रोजन। जैसे अगर मान लो लिथियम को अगर आप एयर में डाल के हीट कर दो, तो एयर में ऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन, तो ये क्या बनाएगा, Li3n प्लस Li2O, ये दोनों कंपाउंड बनाता है। कोई बताएगा ऐसा क्यों होता है, मतलब सोडियम वगैरह का अगर एयर से रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो सिर्फ आपका कुछ ऑक्साइड बनेगा, इट कैन गो अप टू पेरोक्साइड, बट यहाँ पे नाइट्राइड नहीं मिलेगा। कोई बताएगा ऐसा क्यों। लिथियम इज द ओनली alkali metal which reacts with nitrogen to form nitride. बोलो बेटा। आइडिया है इसका आप लोग को। सर रिएक्शन पता है, रिएक्शन पता है ना। ये देखो एक्चुअली में क्या होता है कि नाइट्राइड इज कंसीडर्ड एज स्मॉल आयन बिकॉज मोनोएटॉमिक है, सो देयर इज अ लैटिस एनर्जी और थर्मल स्टेबिलिटी फैक्टर। होता क्या है कि ओवरऑल नाइट्राइड आपका छोटा आयन है, मतलब मोनोएटॉमिक है, तो जब मोनोएटॉमिक है तो इसका लिथियम के साथ ही लैटिस स्टेबल होता है, या फिर आप ऐसे बोलो कि जब ये फॉर्म होता है तो ओवरऑल इसका डेल्टा जी नेगेटिव होगा। रेस्ट इन ऑल अदर केसेस, ठीक है, सेकेंडरी मेटल के साथ तो बहुत कॉमन है नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन, जैसे मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, इन सब में तो कॉमन है, ठीक है। और आप कोवेलेंट नेचर का फैक्टर भी बोल सकते हो कि जो N3 माइनस है, N3 माइनस में 3 माइनस नेगेटिव चार्ज है, बहुत ज्यादा पोलराइजेबल एनाइन है, तो उसके साथ लिथियम ही कंफर्टेबल हो पाता है। ये आपको एज इट इज याद रखना है। बाकी एल्कली मेटल में और कोई नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल में इट इज वेरी कॉमन, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन हो जाती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। क्लियर है। और ये एक प्रॉपर्टी होती है लिथियम का जो कि मैग्नीशियम से मैच करता है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी। मैग्नीशियम भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और लिथियम भी रिएक्ट करता है, तो ये एक बात याद रखना।
मतलब एल्कली मेटल में अगर एयर के साथ आप रिएक्शन कराओ तो लिथियम में ऑक्साइड के साथ साथ नाइट्राइड भी बनेगा। नेक्स्ट देखो जरा, फर्स्ट मेटल्स में देखो जरा ध्यान से, कितने इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक तो आपको पता होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक है, एक पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, और एक पता होना चाहिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर, एक आपको पता होना चाहिए एक्वस रेडियस का, ठीक है, एक पता होना चाहिए आपको डेंसिटी का, और एक पता होना चाहिए आपको मोबिलिटी ऑफ एक्वस आयन। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिडक्शन पोटेंशियल, एक्वस रेडियस, डेंसिटी, मोबिलिटी, बस। ठीक है, लिथियम से लेके सीजियम तक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये बेटा देखो सबको पता है, लिखा तो है हर जगह, ठीक है, बट आपको याद होना चाहिए। लिखो जरा इसको। देखो एक बार मेरी बात सुनना जरा। ये देखो एक्चुअली में क्या है, मोस्टली केमिकल रिएक्शंस अपन कर चुके हैं, ठीक है, पैटर्न आप समझो। तो जितने भी ग्रुप्स है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में, देयर आर S1 ग्रुप, S2 ग्रुप, P1 ग्रुप, P2, P3, P4, P5, P6। तो S1 S2 में 2 ग्रुप है, तो S ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, और P1 से P6 6 ग्रुप है। तो होता क्या है कि देखो जरा, इसमें आपको अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज याद हो गई, जो जेई में क्वेश्चन आते हैं वो 2 पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। एक या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उनके पीरियोडिक ट्रेंड्स, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो आप उसको कर लो आराम से, ठीक है, अभी अपन जब इंडिविजुअली वो सब लेंगे तो रिएक्शंस देख पाएंगे। बट मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि हीटिंग, हाइड्रोलिसिस, कॉम्प्लेक्सेशन, हीटिंग, हाइड्रोलिसिस, कॉम्प्लेक्सेशन, प्रेसिपिटेशन और रेडॉक्स और एसिड बेस, ये 6 रिएक्शंस का अगर बेसिक सेंस आपका डेवलप हो गया तो 80% रिएक्शंस आपको उसी पे मिलनी है। जो 20% न्यू मिलेंगी, मैंने आपको नोट्स भेज दिए, उनको आप एक एक पेज रीड करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और लेकिन ये देख लो आप, जो मैंने, अगर आपके पास लिंक नहीं है तो आप बताना, तो मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। तो वो देखने के बाद अब आप कोई भी करोगे ना, अब अपना जो एक्चुअली में बचा हुआ है वो ये टेबल हमें याद रखना, किस किस का, S1, S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5, P6, इसका हमें पूरा ही टेबल याद होना चाहिए। तो जो ज्यादा पूछे जाते हैं वो मैंने लिखे हैं, बट आपको ऐसे पता होना चाहिए। देखो जरा, अगर आप एल्कली मेटल में बात करोगे तो एटॉमिक नंबर लिथियम से लेके सीजियम तक बढ़ता है, इट इज वेरी कॉमन, तो वो तो रेगुलर है। एटॉमिक मास यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ेगा, वो भी बात सही है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका 2s1 होता है, इसका 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, दैट इज वेरी कॉमन।
उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, दैट इज आल्सो कॉमन, इसलिए मैंने नहीं लिखा। उसके बाद हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन जो जितना ज्यादा छोटा होगा उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो जो रिलीज्ड एनर्जी होती है हाइड्रेशन में, इनके आयंस में डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, दैट इज आल्सो वेरी कॉमन। उसके बाद इनका मेटालिक रेडियस, यहाँ से यहाँ जाने पर मेटालिक रेडियस बढ़ना ही है, वो भी कॉमन है। आयोनिक रेडियस, अगर इनके आयंस बना दिए जाए और रेडियस पूछा जाए तब भी वो इंक्रीज होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द केसेस जो बहुत कॉमन थे। क्या क्या, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, मेटालिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस। ये बेटा ऐसे थे, ये ऐसे पैटर्न है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5, P6। देखो कुछ थॉट प्रोसेस अपना है जो अपन ने सेट कर रखा है, ठीक है। आपको एक पेज में ये काम आप अभी एक ही दिन में कर लेना, ठीक है। एक ही दिन में ये काम करना है, और मेरे को आप प्लीज फोटो भी शेयर करना। आपको 2 पेज में क्या करना है, ध्यान से सुन लो। जो मैंने आपको सारी PDF भेज दी है, उसमें आप एटॉमिक नंबर से स्टार्ट करना, लास्ट तक देखना, ठीक है, लास्ट तक देखना। क्लियर है, समझना पूरी बात। जो जो रेगुलर ट्रेंड है, जैसे यार एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगा ही, एटॉमिक मास बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम होता है ना NS1, तो इनमें कभी कोई डाउट नहीं होगा। एटॉमिक रेडियस वो भी सेम रहता है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो जो रेगुलर ट्रेंड है उसमें बस ऊपर लिख लेना है आपको कि एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस आर हैविंग रेगुलर ट्रेंड एंड दीज 3 आर हैविंग इर्रेगुलर ट्रेंड। और मैं ऐसा सोच रहा था या ऐसा होना चाहिए, बट ये होता है। तो आपका क्या होगा कि एक पेज में आप जो फर्स्ट कॉर्नर होगा उतने में आप लिख सकते हो S1 ब्लॉक का, S2 ब्लॉक का बगल में लिख लो, ठीक है, और नीचे P1, P2, ठीक है। तो 4 होगा एक पेज में, अगले पेज में 4। तो ये S और P का 2 पेज में आप क्या लिखना है, जिससे आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। और एक बात और याद करना, आप इन नोट्स को देख के आप ये बनाना, ठीक है, नोट्स को देख के ये बनाना। मैं बनवाता हूँ क्लास में, बट वो टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास कम टाइम है, ठीक है। तो ये करने के बाद अब उसको एक बार NCERT से क्रॉस चेक करना, 1-2 डेटा आपको गड़बड़ मिलेंगे, देन वो आप मेरे से पूछना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या चेंजेस है। तो होपफुली ये बात क्लियर है। ये काम आप जितने जल्दी कर लोगे ना, मतलब आप ये समझो, बिकॉज हमें कंप्लीट करनी है चीजें, और ऐसे नहीं है कि हम पढ़ लेंगे, वो तो सबको पता है, अभी तुरंत के तुरंत याद करना है। तो ये काम S और P ब्लॉक का 2 पेज में, ये जल्दी से आप करो और आप मेरे को ये आज शाम तक शेयर कर दो, ठीक है। अब जो इर्रेगुलर ट्रेंड है वो कैसे रटने हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे देखो, देखो बेटा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रेडियस, आयोनिक रेडियस, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन सब का ऑर्डर कैसा है बेटा, यहाँ रेगुलर लिख लोगे ऐसे, बढ़िया सुंदर नोट्स बनाना हो। ये हो गया रेगुलर। अब देखो जरा, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट इसमें, सबसे फर्स्ट जो इरेगुलरिटी होती है, देखो डेंसिटी में क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। आप सबको पता है कि डाउन द ग्रुप पूरी पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो मास फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, बस ये दोनों छोड़, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पोटेशियम कर देना है, यहाँ सोडियम, और बस ये आपका इरेगुलरिटी हो गई। डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज होना चाहिए था, बट मैंने इसका डेटा भी है, मैं अभी आपको फोटो भेज दे दूंगा। मैंने आप यहाँ से यहाँ मास का वेरिएशन देखा, मास का वेरिएशन सेम है। इसका शायद देखो 7 होता है ना मास, इसका 7 होता है, और इसका मास कितना होता है, पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है,
पोटेशियम का एटॉमिक मास 38, 39. 39. So this difference is 20, this difference is 32 है ना? नहीं सॉरी, यहाँ सोडियम लिखना है ना, तो सोडियम का मास कितना होता है 23 23. और पोटेशियम का 39। तो देखो दिस डिफरेंस इज 16 एंड दिस डिफरेंस इज 16, बेटा दिख रहा है, एंड ये आगे बढ़ेगा ही डिफरेंस, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पे मास का फैक्टर सेम इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, इसलिए। तो अब आपको क्या याद रखना है, आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। लिथियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम, ये आपका एक एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन क्या है, ये वैसा हो गया जैसा हम सोचते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। एक्वस रेडियस में क्या होता है, जो छोटा है वो बड़ा हो जाता है, याद रखना। हवा में जो छोटा है, याद रखना, हवा में जो छोटा है वो पानी में बड़ा हो जाता है। तो Li प्लस एक्वस बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, ये बात भी आपको मालूम होगी। हवा में जो छोटा है वो पानी में बड़ा हो जाएगा, और अगर वो हैवी हो गया तो मोबिलिटी ऑफ आयन क्या होगा, हैवी आयन का मोबिलिटी क्या होता है, कम होता है। मोबिलिटी हमेशा एक्वस कंडीशन में ही बताई जाती है। क्लियर है बेटा, तो इसमें कोई डाउट किसी को? जो हवा में छोटा है वो पानी में बड़ा हो जाएगा, और जो बड़ा हो जाएगा उसको मूव करना कठिन हो जाएगा, और उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, उसका जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी बेटा किसकी ज्यादा होगी, जिसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। कंडक्टिविटी यहां से यहाँ इंक्रीज होगी। बताओ, ये चार बातें आपको समझ आ गई। एक्वस रेडियस, जो हवा में छोटा है वो पानी में बड़ा होगा, जो पानी में बड़ा होगा उसका मोबिलिटी कम होगा, भारी हो जाएगा, और उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। डेंसिटी में जो पोटेशियम है, सोडियम और पोटेशियम के प्लेस को चेंज कर देना है बस। अब देखो एसआरपी का ऑर्डर कैसा आना चाहिए बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब सामने वाले स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का क्या मतलब है कि Li प्लस से Li बनना, ठीक है। तो देखो जरा, या आप ऐसे लिख लो, रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या होता है बेटा, रिड्यूसिंग नेचर का मतलब होता है दूसरों को इलेक्ट्रॉन देना। दूसरों को इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है दूसरों को रिडक्शन करना। तो वो ऑर्डर आइडियली ऐसा आना चाहिए, अगर आप इसको सोचोगे तो ये आना चाहिए। लेकिन हवा में, गैस में, अगर सॉलिड है तो फिर तो देयर विल बी थ्री फैक्टर्स। देखो कौन से थ्री फैक्टर्स कौन से होंगे। सबसे पहले तो सॉलिड, उसको गैस में बदलोगे क्योंकि गैस में ही आयनाइजेशन डिफाइन है। तो पहले क्या लोगे आप, सब्लिमेशन, फिर क्या लोगे, आयनाइजेशन, और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सारी सीरीज एक्वस मीडियम में डिफाइन, तो फिर लोगे आप हाइड्रोजन। तो तीनों को जब कंबाइन करते हैं तो बेस्ट क्या हो जाता है, लिथियम। ये बात एक आपको याद रखनी है। ये ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर होते हैं, एसआरपी वैल्यू दी हुई है वो आप चेक कर लेना, बट द मेन पॉइंट इज कि लिथियम मैक्सिमम हो जाता है। एक ये गड़बड़ होता है इसमें। क्लियर है बेटा, ये तो मालूम होगा आपको, बोलो। सर हाँ ये लिथियम मैक्सिमम हाइड्रेशन फॉर्म में रहता है ना, हाइड्रेटेड फॉर्म। हाँ, तो इन नोट्स में लिखा था कि Li3n इसलिए फॉर्म होता है क्योंकि लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, पर वो हवा में रिएक्शन होगा ना, तो फिर वो स्ट्रॉन्गेस्ट थोड़ी ना मान सकते हैं। Li3n फॉर्मेशन के लिए, हाँ हाँ मतलब वैसे नहीं बोल सकते हो, बिकॉज देखो Li3n का अगर एयर से रिएक्शन करोगे तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई लॉजिक। मैंने बताया ना कि लिथियम और नाइट्रोजन का जो लैटिस एनर्जी है, जो फॉर्म होने के बाद उनका कंफर्टेबिलिटी है, वो ज्यादा होता है। मतलब आप एक फैक्टर से ऐसे नहीं बोल सकते हो, ये बिल्कुल नहीं बोल सकते हो, हाँ ठीक है। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट का चेक करो बेटा, रेगुलर ऑर्डर होता है इसमें। चेक करो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर,
हाँ सर। और बॉइलिंग पॉइंट चेक करो। बॉइलिंग पॉइंट भी रेगुलर है ना? यस सर। एक बार बेटा आप एनसीईआरटी में चेक करो, आई डाउट कि इन दोनों में से एक जगह तो गड़बड़ होता है। एक बार चेक कर लो जरा, क्रॉस चेक, एनसीईआरटी होगा आपके पास। सर बॉइलिंग पॉइंट में इरेग्युलर है ऑर्डर। हाँ वही मेरे को याद था। सीजियम का रुबीडियम से ज्यादा आता है। बस एक चेंज करना होता है ना। देखो हाँ ये ऐसे होगा, ये ऐसे आना चाहिए, बट इन दोनों को शायद चेंज कर देते हैं, जो जितना मेरे को याद है। बोलो। सर साइन उल्टा है, लिथियम का सोडियम से ज्यादा रहता है, सोडियम का पोटेशियम से ज्यादा रहता है। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में है बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज। सर लिथियम का 1347 आता है, सोडियम का 881 आता है। अरे एस ब्लॉक में डाउन द ग्रुप तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा ही ना। बताओ कैसे? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट घटता ही है एस ब्लॉक में। बोलो क्यों? मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग। अरे ये सुनो, जो मेटालिक क्रिस्टल होते हैं वो सबसे शानदार क्रिस्टल किसके होंगे? लिथियम के सबसे रिजिड होंगे। क्यों? क्योंकि उनका मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा पावरफुल है। तो ये बात देखो, एक चलो अपन को अभी चमक गया, बहुत अच्छी बात है। जब आप अभी वो बनाओगे ना, तो एस ब्लॉक में डाउन द ग्रुप देखो ऐसे मत लिख के छोड़ देना रेगुलरिटी। देखो रेगुलर में भी समझ रहे क्या मिस्टेक हो सकती है, वो अपन ने अभी कर दी। देखो होता क्या है, पी ब्लॉक में देखो डेंसिटी हमेशा नीचे जाने पे इंक्रीज होगी, बट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एस ब्लॉक में नीचे जाने पे रेगुलर ट्रेंड क्या है? डिक्रीज होना, बिकॉज वहां पे कौन सी बॉन्डिंग डोमिनेटिंग है? मेटाइलिक। ठीक है। उसके बाद लास्ट वाले जो एलिमेंट्स होंगे ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उनमें वॉन्डरवॉल बॉन्डिंग होगी, वॉन्डरवॉल इंटरेक्शंस होंगे, उनमें डाउन द ग्रुप मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो ये एक बात याद रखना, पी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ समय के बाद पता क्या होता है? डाउन द ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, और एस ब्लॉक में डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। तो देखो जरा, जो जो इसमें मेन इरेगुलरिटीज है बेटा, जो गिवन टेबल में, जो अपनी टेबल में दी हुई है, वो तीन होंगे शायद। एक तो ये डेटा कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है इसमें, ये एक्चुअली में पुरानी फाइल मैंने भेज दी आपको, इसका डेटा ठीक कर लेना, ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट नाइन 61, फिर 944। ठीक है, तो इसको इसको एक चेंज कर लेना। तो बताओ पहली सीरीज में कौन कौन से एक्सेप्शन है? एक तो बॉइलिंग पॉइंट, एक डेंसिटी, और एक रिड्यूसिंग कैरेक्टर। बाकी बेटा ये जो एक्वस रेडियस वाला है ना, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। बात समझ आ रही है ना? बोलो। हाँ सर। बिकॉज एक्वस रेडियस में तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट है ना, जो छोटा होगा वो बड़ा होगा। सो दिस इज बेसिकली रेगुलर ट्रेंड। अगर आप कंडक्टिविटी, मोबिलिटी एंड एक्वस रेडियस देखोगे, दीज आर हैविंग, एंड मेल्टिंग पॉइंट, दीज आर हैविंग रेगुलर ट्रेंड।
तो अब देखो लॉन्ग टर्म में मैं देखो पता क्यों पिक कर पाया, मेरे पास गलत लिखा होने के बाद भी मैंने क्यों पकड़ पाया, क्योंकि मेरे को ये याद था फर्स्ट ग्रुप में 3 इरेगुलरिटीज है, तो मैंने डेंसिटी का आपको शेयर कर दिया, मैंने आपको रिड्यूसिंग नेचर का भी बता दिया कि लिथियम मैक्सिमम होता है। देखो डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो सीजीएम शुड बी बेस्ट, बट ड्यू टू ऑल कंबाइंड फैक्टर लिथियम अच्छा हो जाता है। तो 2 एक्सेप्शन हो गए, मेरे को ऐसा याद था कि 3 है, अब इन दोनों में से ही एक होगा, बिकॉज एक्वस रेडियस इट इज रेगुलर, जो छोटा है वो बड़ा हो गया, जो बड़ा हो गया उसका मोबिलिटी कम हो गया, और मोबिलिटी कम हो गया तो कंडक्टेंस कम हो गया, तो ये तीनों रेगुलर है। तो इसलिए मेरे को क्लिक करा कि यहाँ पे गड़बड़ पक्का है, क्योंकि ये तो मैंने बहुत पहले से याद कर रखा है, इसमें 3 गड़बड़ है। तो ऐसे आप याद रखना है आपको, सो दैट आप अगर मिस्टेक भी करोगे तो भी बच जाओगे, आप समझ रहे हैं। तो ऐसे ही सेकंड डे का, ऐसे ही P1 का, P2, P3, P4, P5, P6 पूरा एक पैटर्न बना लोगे और उसको 7 दिन तक डेली देखोगे, आपको एज इट इज याद हो जाएगा, ठीक है क्या, कोई डाउट नहीं। तो इसमें क्लियर है। एल्कली मेटल में बेटा क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा एक बात और सुन लो, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट में बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक भी एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन है किसमें, एफ ब्लॉक एलिमेंट में और डी में। तो एस और पी बनाते टाइम आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहली फैमिली में सबका NS1 होगा, दूसरी फैमिली में सबका NS2 होगा, और P1 में सबका P1 होगा, P2 में सबका P2 होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं। मैंने क्या बोला, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑफवो के हिसाब से ही आता है, मैंने सारा चेक करा। क्लियर है बात। दूसरी बात, तो एटॉमिक रेडियस हो गया, एटॉमिक मास हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, रेडियस हो गया, मेटालिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी। और बेटा अगर आयोनिक रेडियस पूछा जाए और इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड तो हम गैस में ही बताएंगे। हाँ अगर आयोनिक रेडियस पूछा जाए और मेंशन करा जाए पानी में या एक्वस रेडियस, तब जाके आप छोटा को बड़ा करोगे। और एक बात और सुनो, मोबिलिटी अगर आपसे Li+ का पूछा जाए तो मोबिलिटी, हवा में मोबिलिटी का कोई मतलब नहीं। मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी इट इज बाय डिफॉल्ट इट इज डिफाइंड इन एक्वस मीडियम। आप ये मत बोलना सर आप मोबिलिटी किसका, गैसियस का या मोबिलिटी यार हवा में थोड़ी ना, ठीक है। तो मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी के लिए बाय डिफॉल्ट आपको एक्वस ही लेना है, बट फॉर रेडियस देयर कैन बी 2 रेडियस इन आयोनिक फॉर्मेट और in gaseous format. If nothing is specified, we will go with gaseous one. ये याद रखना, ये सब ऐसी बातें होती हैं जो आपको अज्यूम करनी है। कई बार एग्जाम में हमें सब कुछ पता होने के बाद भी हम गड़बड़ कर देते हैं, तो ये अच्छे से याद हो जाएंगे बेटा। S1 के 3 एक्सेप्शन, एक तो डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होना चाहिए, मैं क्या चेंज कर दूंगा, सोडियम और पोटेशियम को। दूसरा रिड्यूसिंग नेचर, सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग नेचर डाउन द ग्रुप बढ़ना चाहिए, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है, बट वो बढ़ती है सिर्फ गैसियस फॉर्म में। तो अगर गैसियस फॉर्मेट में आपसे रिड्यूसिंग नेचर पूछा जाए दैट इज रेगुलर ट्रेंड और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। बट रिड्यूसिंग नेचर इज डिफाइंड या होल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज डिफाइंड इन एक्वस सॉल्यूशन, देन वी विल हैव टू डील विद द फ्रॉम सॉलिड टू एक्वस, तो उसमें लिथियम का एक्सचेंज कर देना। दिस इज योर एक्सेप्शन नंबर। इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ठीक है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट गड़बड़ है और उसमें रुबिडियम और सीजियम को चेंज कर देना। डाउन द ग्रुप इट शुड डिक्रीज होने के बाद आप ऑर्डर लिख दो, सीजियम और बेरिलियम को रुबिडियम को चेंज कर दो। तो ये याद रखना, देयर आर 3 एक्सेप्शन। अब सिमिलरली अब देखो सेकंड डे में सर, हाँ मेरे वाले एनसीईआरटी में रुबिडियम का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा दिया है सीजियम से। नहीं रुबिडियम का कम होता है, उधर 961 दिया है और सीजियम का 944 दिया है। हाँ सर, एनसीईआरटी में वही दिया है। सर आपका टेबल एनसीईआरटी से ही है नोट्स में से। हाँ तो फिर भी गड़बड़ है कुछ इसमें, है ना। आपने अभी कहाँ चेक करा था, जो मैंने अब बोला था एक बार चेक कर लो। देखो इसमें बेटा क्या होता है, मैं आपको ये बात भी बता देता हूँ कि थोड़ा सा डेटा वेरी कर सकता है। पूछो क्यों,
क्योंकि एक से ज्यादा एलाइट्रोपिक फॉर्म हो सकती है ना। अब उसने किस फॉर्म का किस टेम्परेचर पे दे दिया, दैट कैन बी डिफरेंट, बट ये अपना सही है। जेडली में भी यही दिया है जो मैंने अभी बताया, ठीक है। सो वी विल कंसीडर 3 एक्सेप्शन, ठीक है। क्लियर है ये? बोलो बेटा। हाँ सर। नेक्स्ट एक बार आइडेंटिफाई करो। सब लोग टेबल देख ही रहे होंगे, है ना। एक बार आइडेंटिफाई करो सेकंड डे में क्या क्या गड़बड़ है। सर सेकंड डे मेटल, देखो मैं यहां लिख रहा हूं एटॉमिक नंबर, कॉमा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक मास, आयनाइजेशन एंथैल्पी इसका 1 दिया है और 2 दिया है। अच्छा सुनो, कोई भी आपको लास्ट एलिमेंट जैसे इसमें दिया हुआ है ना जो रेडियम, रेडियम रेडियो एक्टिव है, उसको ना कंसीडर करके आपको ट्रेंड्स लिखने हैं, समझ गए। मतलब उसके डेटा को आप इग्नोर कर दो, वो आपसे पूछा नहीं जाएगा। उसको अगर आप देख के लिखोगे तो IE1 एंड IE2 भी रेगुलर है, चेक करो। बोलो बेटा। हाँ सर। ये रेगुलर है कहां तक? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। हाँ, अगर आप ये अगर कंपेयर करते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी इसमें और इसमें इसका ज्यादा होता है, IE1 भी और IE2 भी, बट इसका पूछा कभी नहीं जाएगा आपसे। क्लियर है? सो बेसिकली वी विल गो विद रेगुलर आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद हाइड्रेशन एंथैल्पी चेक करो, कैसा है बताओ हाइड्रेशन एंथैल्पी। साइज बढ़ने पर हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगा? रिलीज्ड एनर्जी कम होगी, चेक करो। हाँ सर। ये भी रेगुलर है ना। उसके बाद मेटालिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होना चाहिए, चेक करो इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होना चाहिए, वो भी इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ही जबरदस्त गड़बड़ है इसमें। तो देखो एक इसका इरेगुलरिटी मिल गया हमें, मेल्टिंग पॉइंट, अभी इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट चेक करो, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका इरेगुलर है, बेटा समझ पा रहे हो। हाँ सर। डेंसिटी, डेंसिटी भी जबरदस्त इसमें इरेगुलर है। क्लियर है? और बेटा इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो चेक करो, उसमें इरेगुलरिटी नहीं है। डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी, तो इसका बेटा रिड्यूसिंग नेचर रेगुलर है या इरेगुलर? बोलो। रेगुलर। रेगुलर, यस और नो? तो बस देखो फर्स्ट डे सेकंड डे, फर्स्ट डे में भी 3 गड़बड़, सेकंड डे में भी 3 गड़बड़, वहां का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ आ गया और रिड्यूसिंग नेचर रेगुलर बन गया। बेटा बात समझ आई? हाँ चेक सर। कर लो। और अगर बातें आपको देखनी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, मोबिलिटी, वो सब जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा। क्लियर है ना? ऑल द थिंग्स आर रेगुलर, सिर्फ आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। अब देखो फर्स्ट डे में एक बात और देखना, फर्स्ट डे में एक एक गड़बड़ था तीनों जगह, है ना। यहाँ देखो 2-2 गड़बड़ होंगे, चेक करो जरा सेकंड डे में। देखो आप अगर टाइम दोगे ना, टेबल देखोगे तो आपको याद होगा। सर मेल्टिंग पॉइंट में एक ही गड़बड़ है। बॉइलिंग पॉइंट में 2 है ना, डेंसिटी में भी 2 है। नहीं, मेल्टिंग पॉइंट में, हाँ मेल्टिंग पॉइंट में 1 है। ऐसे याद रखना, इसको मैंने ऐसे याद रखा था, देखो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मैंने याद रखा था MM। कैसे? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम इज मिनिमम, आई गेस। चेक करो, MM याद था मुझे। देखो मैक्सिमम तो नहीं हो सकता है ना बेरिलियम के होते होते। अरे बताओ भाई। हाँ सर। हाँ सर।
तो बेरिलियम तो बहुत रिजिड स्ट्रक्चर होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो आइडियली ये आना चाहिए ना मेल्टिंग पॉइंट। और मैंने याद कर रखा था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम इज मिनिमम। देखो ऐसा है क्या, बोलो बेटा। हाँ सर। तो इसमें एक इरेगुलरिटी मेल्टिंग पॉइंट में एक ही है, क्या याद रखना है? ट्रिपल एम। क्लियर इतनी बात बेटा? बॉइलिंग पॉइंट देखो, बॉइलिंग पॉइंट में भी आइडियली तो यही होना चाहिए, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम। इसमें मेरे को याद है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों शायद मिनिमम था मैग्नीशियम का, एक बार चेक कर लो। अच्छा, इसको मैंने ऐसे याद रखा था, देखो इसको मैंने कैसे याद रखा था, देखो ये होना ये चाहिए ना बेटा, बट ऑब्वियस सी बात है ये नहीं होगा। देखो कैसे याद रखा था, यहां से यहाँ डिक्रीज होगा, चेक करो बेटा, बोलो। यहां से यहाँ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, हाँ सर। फिर यहां से यहाँ इंक्रीज हो रहा होगा, देखो, हाँ सर। फिर यहां से यहाँ डिक्रीज हो रहा होगा। बोलो। यस हाँ। यस सर। फिर यहां से यहाँ इंक्रीज हो रहा होगा, मैंने ऐसे याद करा था इसको। और ये इंक्रीज होके सेकंड हाईएस्ट हो जाता है। तो देखो ऑर्डर क्या आएगा, बेरिलियम, उसके बाद बेरिलियम के बाद आता है बेरियम, बेरियम के बाद आता है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद होगा स्ट्रोंशियम, और मिनिमम तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम है। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है बेटा, समझ आया? तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में मिनिमम तो आप कर देना मैग्नीशियम। और जब ये मिनिमम कर दिया, देखो जरा ध्यान से देखो, देखो क्या याद था मेरे को, जब मैं इसको रिवाइज करता हूँ तो ऐसे ही मैं कर लेता हूँ। यहाँ डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, इंक्रीज होके सेकंड हाईएस्ट, और ये तो मिनिमम होना है। तो फिर सॉल्व हो गया। ये सेकंड हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट हो गया बेरिलियम, सेकंड हाईएस्ट हो गया बेरियम, और मैग्नीशियम क्या हो गया, लीस्ट, और इन दोनों में क्या हो रहा है, डिक्रीज। बेटा समझ गए? तो कैल्शियम से स्ट्रोंशियम में कैल्शियम का ज्यादा। अरे बताओ भाई, बोलो। डेंसिटी का ऑर्डर क्या आना चाहिए था, डेंसिटी का बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम, ये आना चाहिए था। इसमें मेरे को याद है दो गड़बड़ होते हैं, यहां से यहां शायद ऐसा होता है, चेक करो एक बार, चेक करो। हाँ सर। इसमें ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये जो हैवी एलिमेंट है तो हाईएस्ट ही होंगे। तो डेंसिटी का अगर आप ऑर्डर देखना चाहो तो ऐसे देख लो, डेंसिटी हाईएस्ट तो हो जाएगा Ba, देन सेकंड हाईएस्ट होगा Sr, देन बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम। तो याद हो जाएगा? बताओ भाई। एक बार कोई एक लोग एक्सेप्शन रिपीट करो, जिस स्टाइल में मैंने बताया है। बोलो बेटा एक लोग कोई।
प्रणव बोलो जरा, तुम बोलो। अब मेल्टिंग पॉइंट में एक गड़बड़ होता है, उसे याद करने का। फर्स्ट के 3 एक्सेप्शन बताओ। मेल्टिंग 1A का हाँ, फर्स्ट ए का। बॉइलिंग पॉइंट, रिड्यूसिंग नेचर बॉइलिंग पॉइंट, रिड्यूसिंग नेचर, और डेंसिटी। रिड्यूसिंग नेचर और डेंसिटी। ठीक है, तो इनके रेगुलर ट्रेंड क्या होने चाहिए थे, पहले तो वो लिख लो। बॉइलिंग पॉइंट एस ब्लॉक में डाउन द ग्रुप क्या होता है? डिक्रीज। डिक्रीज। ये होना चाहिए था। इसमें एक गड़बड़ होता है, कौन सा? रुबिडियम और सीजी। क्लियर है बेटा? रिड्यूसिंग नेचर का आइडियल ऑर्डर क्या होना चाहिए था? इंक्रीज डाउन द ग्रुप। लेकिन इसमें क्या कर देना है हमें? लिथियम को तो फर्स्ट कर दें। क्लियर है बेटा? डेंसिटी का आइडियल ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज होना चाहिए था। इसमें क्या चेंज करना है? सोडियम और पोटेशियम। क्लियर है बेटा? हो गया ये फर्स्ट टेकन। बाकी सब वही आता है जो लॉजिकल है। एवरीथिंग इज लॉजिकल। अब देखो सेकंड डे में कौन कौन से गड़बड़ है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। इनका आइडियल ऑर्डर क्या आना चाहिए था? ये आना चाहिए था, डिक्रीज। है ना? और इसका मेल्ट ट्रिपल एम याद रखना। क्लियर है? बोलो बेटा। अरे यस सर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम इज मिनिमम, उठा के उसको मिनिमम कर दिया, बाकी सेम होगा। हाँ सर। बॉइलिंग पॉइंट में क्या सिखाया था? अल्टरनेट इंक्रीज और डिक्रीज होता है। बट डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज। क्लियर है? और इंक्रीज होके सेकेंड सेकंड पोजीशन। प्लेस। तो बेरिलियम, देन बेरियम, और सबसे लास्ट में कौन होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। तो इन दोनों में कौन आ जाएगा? कैल्शियम। सेम रेस्पॉन्स। डेंसिटी, डेंसिटी आइडियली कैल्शियम तक लेकिन कैल्शियम इसमें तक कोई डिक्रीज एक्सेप्शन होता है। है ना? क्या हाँ हो सर। जाएगा? बेरियम, कैल्शियम। स्ट्रोंशियम, देन बेरिलियम, देन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। बेटा याद हो गया ना? हाँ सर। सबको याद हो गया? इस तरीके का आपको क्या करना है, समझ गए? S1 S2 मैंने आपको याद करा दिया। P1 से लेके P6 तक आप टेबल बना लेना, जरूरी नहीं है आपको याद हो जाए, बट वो आप टेबल एक सुंदर सा टेबल बना के मेरे को शेयर करना सब लोग। ये कंपलसरी है सबके लिए। अच्छा देखो जरा, एल्कली मेटल का और एल्कलाइन अर्थ मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। बोलो। ऐसे मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, याद है? एक तो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, विगरस नेचर इंक्रीज होता है, रिलीज एनर्जी इंक्रीज होता है। बता चुका हूं ना? O2 के साथ रिएक्शन बता चुका हूं, आज ही बताया। लिथियम के साथ ऑक्साइड, सोडियम के साथ परऑक्साइड, बाकी सबके साथ सुपर ऑक्साइड। सेकेंड डे में बता दिया है ना? अब देखो बेटा, हेलोजेंस के साथ रिएक्शन। हेलोजेंस के साथ रिएक्शन अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया सुंदर सॉल्ट बनते हैं, हेलाइड्स आराम से बनते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन के साथ हीट करके आयनिक हाइड्राइड बनते हैं, वो भी बनते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड, हेलोजन के साथ हेलाइड, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड, डिपेंडिंग ऑन द मेटल। और इसके साथ क्या बनता है? H2O के साथ आपका मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। देखो जरा, एक जो इंपॉर्टेंट बात मेरे को बतानी है वो, और देखो यहाँ देखो बेटा, अगर लिथियम का मैंने O2 से रिएक्शन कराया, हल्का सा हीट कर दिया, क्या बन जाएगा बोलो? Li2O। इसमें आप सब लोग एग्री करते हैं?
सोडियम का अगर मैंने O2 के साथ रिएक्शन करके हल्का सा हीट करा, हल्का सा Na2O2, ये भी आप मानते हैं सब लोग, बोलो बेटा। और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, मतलब इसको मैं मेटल रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अगर O2 के साथ इसको जलाया तो MO2, ये भी आप मानते हैं, बोलो बेटा। इसमें कोई तकलीफ किसी को? अब देखो जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगर इसका आपने हाइड्रोलिसिस कराया तो बनता है लिथियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से देखना, इसका अगर आपने हाइड्रोलिसिस कराया, ठीक है, तो बनता है NaOH, तो बनेगा ही, प्लस H2O2। इसका अगर आपने हाइड्रोलिसिस कराया तो बेटा ये MOH तो बनना ही है और H2O2 भी बनना ही है, प्लस O2 भी बनेगा। पैटर्न देखो, पैटर्न देखो कितना जबरदस्त है। यहाँ क्या बना, ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड, परऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड प्लस परऑक्साइड, जो ऑक्साइड में बन गया वो परऑक्साइड में तो बनना ही है, क्लियर है। सुपर ऑक्साइड में, जो परऑक्साइड में बन गया वो तो बनना ही है, एक्स्ट्रा एक और बनेगा ऑक्सीजन, ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और ये जस्ट देखो, ये आपका क्या होता है, कलर्ड। O2 माइनस कैसा है, पैरामैग्नेटिक, ये तो मालूम होगा ना आपको, बोलो। एंड O2 2 माइनस, ये होता है आपका डायामैग्नेटिक। बट इनमें फिर भी कलर आता है बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज, इनमें कलर आता है बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज, इनमें कलर आता है बिकॉज ऑफ पैरामैग्नेटिक, और ये भी डायामैग्नेटिक होता है। ये बात क्लियर है सभी को, बोलो। यस सर। है ना। अब अगर आप H2O2 को हल्का सा हीट कर देते हो तो फिर वो किसमें टूट जाता है, H2O प्लस O2 में। अब इन्हीं रिएक्शंस को अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस आप कराओ, इसका हाइड्रोलिसिस कराओ आप हीटेड कंडीशन में, तो फिर H2O की जगह आप क्या लिख दोगे, H2O प्लस O2। अगर इसका रिएक्शन आप कराओ हीटेड कंडीशन में तो आप H2O2 की जगह क्या लिख दोगे, H2O प्लस। बेटा समझ गए ना, हीट करने पर जो पेरोक्साइड होता है वो H2O प्लस O2 में ब्रेक हो जाता है। बट जो पैटर्न है वो आपको समझना है, जो पैटर्न है वो समझना है। मेटल ऑक्साइड पानी में मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल पेरोक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड। सर आप म्यूट पे गए हो। सर आपका सो दीज आर गुड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ये भी हीट करने पे ऑक्सीजन देते हैं। इस तरीके से अपन ये बात याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जरा एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसा अगर मान लो कहीं नाइट्रोजन सॉरी फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, Sb है, बिस्मथ है, या फिर सल्फर है, सेलेनियम है, Te है, ये अलग कर देते हैं। और इनमें अगर मान लो एल्कली मेटल है, ठीक है, तो यार एल्कली मेटल बहुत शानदार तरीके से हम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इनको वो किस में कन्वर्ट कर देगा, एलिमेंट 3 माइनस में, क्लियर है। इनको किस में कन्वर्ट कर देगा, एलिमेंट 2 माइनस में। आर्सेनाइड, फॉस्फाइड, स्टेबेनाइड, सल्फाइड, सेलेनाइड, समझ गए ना। तो ये रिएक्शन इनका होता है। अगर आप इन नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हो इनको, तो इनके आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, क्लियर है बेटा इतनी बार। तो इस तरीके से आप एक बार, अच्छा और ये देखो मैंने आपको ये भी बता दिया है, Na का मतलब फर्स्ट ए का लिक्विड अमोनिया में सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वो जो अभी मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसमें भी लिखा है, वो आप देख लेना। और एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो NaOH का मैंने NaOH की रिएक्शंस बेटा आपको मैंने कॉम्प्लेक्स सेशन में पूरा एक चार्ट डिस्कस करा था, याद है। NaOH याद है ना, अरे Ag प्लस के साथ Cu प्लस NaOH की वो सारी रिएक्शन अपन ने डिस्कस की, ठीक है। NaOH की अपन ने बहुत सारी रिएक्शन एसिड बेस में डिस्कस करी, NaOH की बहुत सारी रिएक्शन अपन ने हाइड्रोलिसिस में करी। तो NaOH इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर,
और NaOH का एक चार्ट दिया हुआ है जो मैंने आपको नोट शेयर करे हैं, वो चार्ट आप जरूर देख लेना, ठीक है। और इसके आगे आप एक बार पूरी थ्योरी पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में अब अपन क्या करेंगे, आप मेरे को पेज नंबर बताओगे, ठीक है, और आप वो लाइन पढ़ोगे, उसमें जो भी बेस्ट पॉसिबल उसका एक्सप्लेनेशन होगा या आपको जो डाउट होगा उसको अपन क्लियर करेंगे। बेटा समझ आ गया ये बात? यस सर। अच्छा, इसका मैं एक असाइनमेंट भेजूंगा, तो उसको आप, या आई थिंक असाइनमेंट तो नहीं, पेपर के फॉर्मेट में कर लेना, ठीक है। तो एक पेपर होगा एस ब्लॉक का, सिंपल सा, ठीक है, उसको आप जितने जल्दी हो सके सॉल्व करके भेज देना। ओके सर।